हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के तरफ से यानी BSPSCL के तरफ से जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए वैकेंसी आपका जो है रीओपन हुआ है, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट डेट क्या है आपका 15 अक्टूबर 2024 रीओपन है। तो जितने भी अप्लाई नहीं किए हैं बीकॉम पास के बच्चे, बीकॉम पास आउट कैंडिडेट, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज से इस कोर्स का पहला दिन स्टार्ट हो रहा है इस बैच का। और पहले हम जानते हैं इसका सिलेबस क्या होगा। तो जितने भी बीकॉम के बच्चे हैं जो बीकॉम पास आउट हैं, तो क्लास 11 से लेकर पूरा जितना बीकॉम में जितने भी इन्होंने पढ़ाई की है वो सारा आपका सिलेबस है, यानी कि आपका कॉमर्स बैकग्राउंड से टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं। आधा जो है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 50 मार्क्स आपका कॉमर्स बैकग्राउंड से आएगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टॉपिक कवर करके जाओगे एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम क्रैक करने की संभावना उतना अधिक होगा। इसमें 20 नंबर का आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेंगे और जीके से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन और लॉजिकल रीजनिंग से 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। और पिछले एग्ज़ाम में इसका कटअप आया था जनरल कैटेगरी वाले के लिए 76 मार्क्स। तो बीकॉम पास वाले बच्चों के लिए गोल्डन चांस है, वो इस जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो पहले आपको अप्लाई करना होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया है, लास्ट डेट आप लोग ध्यान में रखो 15 अक्टूबर 2024। तो हमने इस कोर्स के लिए क्या किया है, जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उस क्वेश्चन के पैटर्न पे हमने ये सिलेबस या इस बैच का सिलेबस तैयार किया, कोर्स तैयार किया है। तो जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास आप लोग के लिए अवेलेबल है। तो चलो, आज इस कोर्स का पहला दिन है, इस बैच का पहला दिन है। आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको P&L अकाउंट भी कहा जाता है और इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, ये क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट भी कह सकते हो। 11th में पढ़े हो ना, फाइनल अकाउंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट भी कह सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू, कॉस्ट और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया जाता है। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया, मान लो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यह हमें बताएगा कि कंपनी प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है, कंपनी का कितना रेवेन्यू है, कितना कॉस्ट है। तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से हम बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता कर सकते हैं और बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता कर सकते हैं। यह कीवर्ड है, इसको ध्यान में रखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या पता कर सकते हैं कि बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है और बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। स्टेक होल्डर को हेल्प करता है। स्टेक होल्डर में आपका बहुत सारे आ जाएंगे। स्टेक होल्डर में जैसे ऑल पीपल जो बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस से जुड़ना चाहते हो या बिजनेस से जुड़े हो, जैसे कि आपका शेयर होल्डर हो गया, कि कस्टमर हो गया, फिर आपका लेंडर हो गया, क्रेडिटर हो गया, सप्लायर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, मैनेजमेंट हो गया। ये सारे क्या है, स्टेक होल्डर से। गवर्नमेंट हो गया, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो गया, ये सारे क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली स्टेक होल्डर्स को हेल्प करता है ये पता करने में कि बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है और बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो रेवेन्यू या सेल, रेवेन्यू या सेल को हम लोग कह सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल को दूसरे वर्ड में कह सकते हो तो क्या कहेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है और एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो बच्चों पहले हम क्या करते हैं, कुछ फार्मूला देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ग्रॉस प्रॉफिट हम कौन से अकाउंट बनाकर निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ओके,
और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, यानी कि जब फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग में कितना स्टॉक है हमारा, प्लस नेट परचेज, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। आप लोग बच्चों नोट करते जाना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, या लेक्चर जब देखोगे आप लोग तो आप लोग क्या करोगे, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला है। सेल का मतलब क्या हो गया, नेट सेल। और नेट सेल कैसे निकालेंगे, तो टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे। और टोटल सेल का मतलब क्या होता है, तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल, यानी कि नगद बेचना उधार बेचना दोनों को ऐड कर दोगे, टोटल सेल आएगा, उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक हो गया। नेट परचेज का मतलब सिमिलर, टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड को माइनस कर देता है। और टोटल परचेज कैसे निकालेंगे, तो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों को जोड़ दोगे, आपका टोटल परचेज आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस आप लोग पढ़े होंगे 11th में। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आ जाता है, जैसे वेजेज, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज, ऑक्ट्रॉय, कूली चार्ज, कस्टम ड्यूटी, फैक्ट्री रेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये सब आपका क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आप 3 कैटेगरी ध्यान में रखोगे। एक होता है आपका फैक्ट्री एक्सपेंस, एक होता है आपका गुड्स इनवर्ड एक्सपेंस, यानी कि मटेरियल खरीदने में जो खर्चा होता है, गुड्स इनवर्ड एक्सपेंस, और एक होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो 3 एक्सपेंस का कैटेगरी है जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाता है। अब क्लोजिंग स्टॉक, ईयर के एंड में जो आपके पास स्टॉक है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो ये फार्मूला यूज करके हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। और नेट सेल हम कैसे निकालते हैं, टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड को माइनस कर तो सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाओगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको ध्यान रखोगे। कभी कभी आप देखोगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर स्टेटेड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक मान लो 10,000 रुपये रिकॉर्ड करने थे, लेकिन हमने क्या किया, गलती से 12,000 रुपये रिकॉर्ड कर दिए। इसको कहते हैं ओवर स्टेटेड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जब ओवर स्टेटेड होगा तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, तो आप अधिक माइनस कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, ये आपका बढ़ जाएगा, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घट जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जब माइनस करोगे, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस आइटम है, और जब क्लोजिंग स्टॉक आपका ओवर स्टेटेड होगा, जैसे 10,000 की जगह आप 12,000 करते, देखो इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल आएगा ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस को एक अमाउंट दे देते हैं 20,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस को एक अमाउंट दे दिए 20,000, और उसमें क्लोजिंग स्टॉक मान लो पहले हम घटाते हैं 10,000 रुपये, तो कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, 10,000। अब यहीं पे एक और काम करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को ओवर स्टेटेड करके दिखाते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज पर डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों मिलाकर हमने 20,000 माना है, और क्लोजिंग स्टॉक 10 की जगह मान लो हम 12 रिकॉर्ड कर देते हैं, यानी 12 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 8,000। तो क्या देख रहे हो आप कि अगर कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक 10,000 लिए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 10,000, क्लोजिंग स्टॉक हमने बढ़ाया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया, कम गया। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगा, यानी कॉस्ट कम हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट जब ओवर स्टेटेड होगा तो नेट प्रॉफिट भी आपका क्या होगा, ओवर स्टेटेड होगा, मतलब अधिक दिखेगा। उसी तरह जस्ट अपोजिट कर दो, क्लोजिंग स्टॉक अगर हम कम रिकॉर्ड करते हैं तो उल्टा हो जाएगा, तो कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, तो नेट प्रॉफिट भी आपका कम होगा। ये तो क्लोजिंग स्टॉक की बात होगी। अगर इसी तरह ओपनिंग स्टॉक रहे तब क्या करेंगे, तो जस्ट उल्टा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है, मान लो ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक जब बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हुआ, ओपनिंग स्टॉक आपका प्लस आइटम है, जस्ट अपोजिट। तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बढ़ेगा, जब कॉस्ट बढ़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट कम जाएगा, तो नेट प्रॉफिट भी आपका कम जाएगा। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड और ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड, सेम ट्रीटमेंट।
अब यहाँ पे एक और ले लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर स्टेटेड हो, कम दिखा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कमेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, तो नेट प्रॉफिट भी आपका बढ़ेगा। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कंपोनेंट में क्या क्या आ गया, अभी फिलहाल हम लोग 3 देख रहे हैं, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट। कुछ और कंपोनेंट है जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग लिखते हैं, नेट प्रॉफिट का फार्मूला। नेट प्रॉफिट का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, तो दोनों तरह के एक्सपेंस इसमें कवर हो जाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आ जाएगा और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। हालांकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस टोटल 5 टाइप का होता है, 2 टाइप आप लोग ध्यान में रखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपका सैलरी, रेंट, ये सारे आ जाएंगे। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपका क्या आ जाएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब आपका क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात हुआ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी मान लो मेन रूप से 2 कैटेगरी ले लेते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम में क्या आ जाएगा, जैसे कमीशन आ जाएगा। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, आपने कहीं इन्वेस्ट किया है वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये सारे आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गए। तो ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करते हैं और इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब नेट 2 तरह का होता है, एक होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स का मतलब होता है कि इसमें अभी टैक्स का अमाउंट डिडक्ट नहीं किया गया है, और आफ्टर टैक्स में क्या होता है कि टैक्स का अमाउंट, प्रॉफिट के कैलकुलेशन में टैक्स का अमाउंट, जैसे मान लो 2 लाख रुपये का आपका नेट प्रॉफिट दिख रहा है बिफोर टैक्स, तो अभी इसमें टैक्स का अमाउंट घटाया नहीं गया है। अब मान लो टैक्स का अमाउंट है आपका 1 लाख, तो अगर आफ्टर टैक्स निकालना चाहो तो 2 लाख में 1 लाख टैक्स दे दिए, तो आफ्टर टैक्स कितना हो गया, 1 लाख हो गया। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो पहला तो देखो, असर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉस। बिल्कुल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या करते हैं, बिजनेस का परफॉर्मेंस पता करते हैं, बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी पता करते हैं, तो ये तो इम्पोर्टेंस है ही। कंपैरिजन बिकम्स ईजी, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी इम्पोर्टेंस होगा। अगर मान लो 2 कंपनी है, एक्स कंपनी और वाई कंपनी, और मान लो राम नाम का एक इन्वेस्टर है, वो इन दोनों कंपनियों में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, तो क्या देखेगा, दोनों कंपनी का प्रॉफिट देखेगा। तो इसके लिए क्या देखना है, क्या इसको ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो कंपेयर करने में भी आसान है, 2 कंपनियों के प्रॉफिट को हम कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं कि किस कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट करें। कंट्रोल कैन बी अप्लाइड बेटर, कंट्रोल भी किया जा सकता है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का शार्टमेंट कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, सारे आपके हो जाएंगे आंसर। आंसर हो गया डी। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कुछ इम्पोर्टेंस है स्टेक होल्डर्स के लिए, जैसे इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है ये पता करने में कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। मैनेजमेंट क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आधार पर ही कॉस्ट कंट्रोल करती है, इम्प्रूवमेंट का काम करती है। क्रेडिटर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आधार पर ही पता करती है कि कंपनी हमें लायबिलिटी पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। कंपनी की क्षमता देखा जाता है कि कंपनी उसका लायबिलिटी चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। एम्प्लॉय चेक करता है कि उसको बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, जो एनुअली होता है 1 ईयर का। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है उनको क्वार्टरली भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दिखाते हैं। एक इम्पोर्टेंट है डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, इसको ध्यान से समझना। जितना भी टॉपिक आते जाएगा सबको डील करते जाएंगे बच्चों। डिप्रिसिएशन और एक हो गया अमोर्टाइजेशन। जैसे मान लो ले लो फर्नीचर क्या है, टेंजेबल फिक्स एसेट्स है। फर्नीचर क्या है आपका, टेंजेबल फिक्स एसेट्स है।
टेंजेबल फिक्स एसेट्स किसको कहते हैं? जिसको हम टच कर सके, देख सके, छू सके। तो फर्नीचर आपका टेंजेबल फिक्स एसेट है। फर्नीचर का अगर कंटिन्यूसली यूज करोगे तो इसका वैल्यू डिक्रीज होगा, कम होगा, उसी को कहते हैं डिप्रिसिएशन। जैसे फर्नीचर खरीदे थे 10,000 ईयर के शुरुआत में और एंड में इसका वैल्यू हो गया 9,000, तो 1,000 क्या हो गया? डिप्रिसिएशन हो गया। तो डिप्रिसिएशन का यूज़ किया जाता है टेंजेबल फिक्स एसेट्स के लिए, और डिप्रिसिएशन का मतलब होता है सीधा समझो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजेबल फिक्स एसेट्स। एमोटाइजेशन भी सेम ही है, बस एमोटाइजेशन कौन से एसेट्स के लिए यूज करते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स के लिए। जैसे आपका पेटेंट हो गया, तो पेटेंट का वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है? राइट ऑफ होते जाता है, कम होते जाता है। आपका ले लो पेटेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारे क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है। तो इनका वैल्यू अगर डिक्रीज होगा तो हम क्या कहते हैं? एमोटाइजेशन। दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं, या दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस दिखाते हैं। तो दोनों का मतलब सेम ही है। डिप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं टेंजेबल फिक्स एसेट्स के लिए, और एमोटाइजेशन यूज करते हैं इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए। और डिप्रिसिएशन का मतलब होगा फिक्स एसेट्स का, टेंजेबल फिक्स एसेट्स का अगर हम रेगुलर यूज करेंगे तो उसका वैल्यू जो कम होता है उसके डिप्रिसिएशन करते हैं। एमोटाइजेशन सेम चीज़ है, सेम मीनिंग है, बस आपका कौन से एसेट्स के लिए हो जाएगा? इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए। और फिक्स एसेट्स आपका दो टाइप का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। ओके, तो ये दोनों भी आपका क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, और ये दोनों नॉन कैश एक्सपेंस है। जैसे आप लोग जनरल एंट्री बनाते होगे डिप्रिसिएशन का, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया? फर्नीचर अकाउंट। और फिर अगला एंट्री क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र कर देते थे, तो P&L अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। कहीं भी एंट्री में हमने कैश को दिखाया क्या? क्योंकि ये कैश आइटम ही नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश। सिमिलरली एमोटाइजेशन का भी एंट्री कर सकते हो, एमोटाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट अकाउंट। आप फिर एमोटाइजेशन को P&L के डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे या एक्सपेंस के रूप में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये भी आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। तो हमारा ये कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। अब अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। इफ़ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज़ 25%, यानी कॉस्ट का प्रॉफिट कितना परसेंट है? 25%। तो प्रॉफिट ऑन नेट सेल क्या होगा? तो अभी पिछले स्लाइड में हमने बताया। हेलो, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे आधा मैं करते हैं तुमको, रुको ना, तुम रहो ना वहीं पे, तो यहाँ आ जाओ। अच्छा ठीक है, तो आते हैं। ठीक, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25% है, तो प्रॉफिट ऑन नेट सेल क्या होगा? तो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट का अभी हमने फार्मूला बताया, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लिखा है प्रॉफिट जो है कॉस्ट का 25%, तो अगर हम कॉस्ट को 100 मान लेते हैं तो प्रॉफिट क्या होगा? कॉस्ट का 25%, यानी कि 100 का 25% कितना हो गया? 100 हो गया। तो हमारा सेल कितना आ गया? तो ये आपका माइनस से इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 125 सेल। अब सेल हमारा 125 और प्रॉफिट तो वही है ना, कॉस्ट का 25% 25। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेल पे कितना परसेंट आपका प्रॉफिट होगा, यानी कि ये जो 25 रुपया 125 रुपये पे कमाया कितना परसेंट है? तो परसेंटेज निकाल दो, 25 को निकालना है ना, 25 × 100 बाई नेट सेल आपका 125। तो 25 से 5 बार में 5 से आपका ये 20, कितना हो जाएगा? 20%। और नहीं तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो अकाउंटिंग रेशियो वाला। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इनटू जितना परसेंट है, जैसे मान लो ग्रॉस प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100 करके निकाल लो। हालांकि यहाँ पे सेल तो है नहीं कि ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल लें। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है, इससे तुम ग्रॉस प्रॉफिट ही निकालेंगे, यही यूज कर लेना। तो प्रॉफिट आपका कितना परसेंट? 20% सेल पे, यानी कॉस्ट का 25 रुपया प्रॉफिट है तो सेल का कितना है? 20, यानी कि 20%। आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपका है पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल क्लास 12th का बच्चों।
और इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। यानी कि जब पार्टनरशिप फॉर्म में हम अकाउंट्स बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट में पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं, उसके जस्ट बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये जनरली आपका पार्टनरशिप फॉर्म के बनाया जाता है, यानी कि पार्टनर्स के बीच में जब प्रॉफिट का एलोकेशन करना है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तब हम क्या करते हैं, तब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। शेयर होल्डर यहाँ यूज नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप में बेसिकली क्या होता है, जो ऑनर्स होते हैं वो पार्टनर्स होते हैं। तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए, प्रॉफिट को बांटने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, और इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट भी करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। और ये आपका फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट को याद करने से क्या फ़ायदा होगा, तो आपको पता चलेगा कि इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। जैसे देखो, अगर नेट प्रॉफिट है इधर दिखा देंगे, इधर नहीं होगा, इधर नेट लॉस लिखते हैं, इधर आप नेट प्रॉफिट दे दो। पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में क्या क्या ट्रांसफ़र होगा, क्या क्या दिखाएंगे, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व जो कि प्रॉफिट से ट्रांसफ़र होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, पार्टनर बोनस, ठीक है। अगर कंपनी की बात ही नहीं हो रही है, रिटेन्ड अर्निंग नहीं, यहाँ पे जो घटेगा उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांट देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल, मान लो 2 पार्टनर है, बांट देते हैं। और इधर आपका क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये सारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंपोनेंट हो गया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का कौन सा आइटम नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या, देखो फॉर्मेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल है। उसके बाद है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा। सैलरी पेड टू पार्टनर यानी पार्टनर सैलरी, तो पार्टनर सैलरी भी उसका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का आइटम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में दिखाया। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी इससे हम एक और टॉपिक निकाल सकते हैं, जैसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक होता है आपका अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये आप पे चार्ज है, ये खर्च हो नहीं है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे तो इंटरेस्ट देना ही है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। डिप्रेसिएशन, रेंट, बैड डेब्ट्स, ये आपको हर हाल में आपको बंद करने हैं, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाता है। अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या आ जाएगा कि ये जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तभी यूज करते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं जब प्रॉफिट हो। पार्टनर सैलरी कब देते हैं, जब प्रॉफिट हो। जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना, तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कब करेंगे, जब प्रॉफिट हो। लॉस के केस में बच्चों नहीं हो पाता है, तो अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट से ही अप्रोप्रिएशन होगा। और ये सारे आइटम्स को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड दिखा देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अप्रोप्रिएशन नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दिखाते हैं। तो कौन सा आइटम नहीं है, इंटरेस्ट अलॉट टू पार्टनर्स। आंसर हो जाएगा बच्चों सेकेंड। नेक्स्ट थर्ड नंबर, एक सेकेंड, ये भी थर्ड हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर्स इन द बुक्स, इट विल बी ट्रांसफर टू। देखो ध्यान से, मान लो 2 पार्टनर है ए और बी, और ये प्रॉफिट को मान लो 2:1 में बांटते हैं। तो जब जैसे ही कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, मान लो जैसे सी एज ए न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो एडमिशन से पहले क्या करते हैं, ये दोनों बैलेंस शीट बनाकर अपने अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। तो बैलेंस शीट में क्लोज कर देंगे तो कैपिटल क्या होगा, सिर्फ ए का कैपिटल होगा, बी का कैपिटल होगा। मतलब कि अभी जितना भी हम दिखा रहे हैं इंफॉर्मेशन, वो सब सी के एडमिशन के पहले का है। तो प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट कहाँ दिखाते हैं, आपका लायबिलिटी साइड, और
प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, यानी कि लॉस हो गया, इसको हम कहाँ दिखाते, एसेट साइड। तो ये जो आपका पहले से प्रॉफिट या लॉस जो दिख रहा है बैलेंस शीट में, इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो देखो प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो एंट्री ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और कौन से पार्टनर, सी तो अभी एडमिट हुआ नहीं है, तो दो ही पार्टनर होगा, ए और बी। हाँ हेलो, हाँ तो अभी तुरंत कॉल किया, बोला ना 5 मिनट। हाँ हाँ आ रहे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, एच कैपिटल अकाउंट, और टू हो जाएगा बीच कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा सिर्फ किस में बांटा गया, ओल्ड पार्टनर्स में बांटा गया। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। वही अगर लॉस को बांटना है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हो जाएगा एच कैपिटल डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका लॉस का ट्रीटमेंट हो गया। ये आपका कौन से रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। कौन से पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर। अब इसका आंसर मिल गया। तो एडमिशन के टाइम प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस आपका अपीयर है, अपीयर मतलब पहले से है, तो उसको हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑल पार्टनर्स में भी नहीं। न्यू पार्टनर को मिल कहाँ रहा है, ये तो ओल्ड चीज़ है, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जब न्यू पार्टनर सी एडमिट होता है तो अपने साथ वो कैपिटल भी लाएगा। मान लो 10,000 का कैपिटल आया, और अपने साथ गुडविल भी लाता है, मान लो 2,000 का गुडविल आया। तब इसका क्या ट्रीटमेंट कर देंगे, तो अगर सी कैपिटल और गुडविल ला रहा है अपने साथ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। न्यू पार्टनर के द्वारा लाए गए गुडविल को कहा जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल को फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर देते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल आपका वो क्रेडिट शुल्क का डेबिट में आ जाएगा। और सैक्रिफाइस कौन होगा, तो ओल्ड पार्टनर्स आपके सैक्रिफाइस होते हैं। तो यहाँ पे लिख दो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मैक्सिमम केस में ओल्ड पार्टनर ही क्या होता है, सैक्रिफाइस होता है। और अगर इसी में से कोई पार्टनर गुडविल विड्रॉ कर लेता है, तब क्या एंट्री होगा, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल जो क्रेडिट है उसका कहाँ चलाएगा, डेबिट में। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। अगर आप बैंक भी देना चाहो तो दे सकते हो। तो ये हो गया न्यू पार्टनर जब गुडविल और कैपिटल लाता है तो ये एंट्री हो गया। तो गुडविल को क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट देते हैं कि अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गुडविल विड्रॉ करता है तो ये एंट्री कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका सेम चीज़ है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट का लो, दोनों सेम चीज़ है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनाया जाता है जब पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो। यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पार्टनरशिप के बीच का एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, पार्टर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो रहा है, उसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है, और ये नॉमिनल अकाउंट होता है। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि एसेट्स का वैल्यू जब रिवाइज होता है तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। उसी प्रॉफिट लॉस को जानने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन बनाते हैं। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाएंगे, तो जब एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यू रिवाइज होता है, तो उस केस में क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जैसे एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा है तो गेन हो गया यानी प्रॉफिट, और एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज करता है तो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो गेन या प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड दिखा देते हैं और लॉस को रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। उसी तरह लायबिलिटी में अगर लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो क्या होगा, आपको ज़्यादा पे करने होंगे, लॉस होगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएगा। और अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब आपको कम पे करने हैं तो प्रॉफिट हो गया, उसको रिवैल्यूएशन में कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। तो बच्चों इसी तरह एक क्वेश्चन को हम इस तरह से डिटेल में कवर करते चले जाएंगे बच्चों। तो ये था आपका, इसका 3 का आंसर क्या हो गया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटेबल सिक्योरिटीज कॉस्टिंग 10,000
सोल्ड फॉर 12,000, यानी कि मार्केटिंग सिक्योरिटीज आपका 10,000 वाला कितना बेच रहे हैं 12,000 में, तो प्रॉफिट हो गया, यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम लोग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज भी कह सकते हैं। तो कितने का प्रॉफिट हो गया 2,000 का। इस प्रॉफिट को कहा जाता है आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल गेन। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज वाज क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल सही, प्रॉफिट है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ दिखा दिया गया है, क्रेडिट में दिखा दिया गया है, क्रेडिट में दिखा दिया गया है बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है 2000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड सोन एज इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सेकेंड ऑप्शन है 2000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड सोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सी आपका है 2000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड सोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डी है आपका 2000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड एडेड टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यह क्वेश्चन जो है वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी बनाते हैं, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12th में और बीकॉम में। बीकॉम में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ना है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कॉलम क्या होता था, पार्टिकुलर्स। इस फॉर्मेट को याद कर लोगे, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का सारा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और अमाउंट का हम लोग 2 कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पहले निकालेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरह के एक्टिविटीज़ को दिखाया जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो पहले हम लोग निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सेकेंड हमारा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और थर्ड होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो हम लोग बना रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम लोग कौन से मेथड से बना रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड। 2 मेथड यूज होता है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। तो हम लोग अभी करने वाले इनडायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट ले लेना है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ऐड क्या क्या करते हैं, तो नॉन कैश एक्सपेंस जैसे कि डिप्रेशिएशन ऐड कर दोगे, डिप्रेशिएशन या एमोटाइजेशन, गुडविल रिटेन ऑफ, और भी होता है जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ। कंप्लीट फॉर्मेट बना कर दे रहे हैं आप लोग को, आप लोग पढ़ लोगे। तो ये सब को ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि ये सब प्रॉफिट के कैलकुलेशन में माइनस किया जाता है। चूँकि ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है या कैश आइटम नहीं है, तो ये लोग ये सारे आइटम कैश आइटम नहीं है, लेकिन प्रॉफिट से माइनस किया गया है क्योंकि एक्सपेंस नेचर का ही है। तो प्रॉफिट का जब भी कैलकुलेशन करते हैं, प्रॉफिट से ऑलरेडी ये माइनस किया हुआ है। चूँकि ये कैश आइटम नहीं है तो इसको रिवर्स बैक में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और भी ऐड कर सकते हो ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। और एक और आइटम ऐड कर दो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स या आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इसको भी ऐड कर देंगे। तो ये सारे जो भी आइटम्स हमने ऐड किया है ये प्रॉफिट से माइनस किया गया है। और चूँकि ये कैश आइटम नहीं है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कैंसिलेशन कर रहे हैं, यानी कि रिवर्स बैक में ऐड कर दे रहे हैं। लेस क्या क्या करेंगे, तो लेस में यहाँ पे हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस हो जाएगा।
या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और ध्यान देना, जितने भी ऑपरेटिंग का इनफ्लो होगा, यानी कि ऑपरेटिंग इनफ्लो जितना भी होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो भी आपका कैश इनफ्लो हो रहा है किसका, ऑपरेटिंग का। जैसे देखो डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स आपका डिक्रीज होगा तो ये आपका क्या है, ये आपका इनफ्लो है, ऐड हो जाएगा। और इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, ये भी आपका क्या है, इनफ्लो है, इसको भी ऐड कर देंगे। अब कैसे ऐड करते हैं देखो आप लोग, पहले इसको समझो, इसको लेस क्यों किया गया, तो प्रॉफिट जो होता है ना, प्रॉफिट के कैलकुलेशन में प्रॉफिट को ऐड किया जाता है, और चूंकि ये कैश आइटम नहीं है, ऑपरेटिंग का आइटम नहीं है, इसलिए इसको रिवर्स बैक में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। मतलब प्रॉफिट के कैलकुलेशन में ऐड किया गया, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाता है, मतलब कि प्रॉफिट के कैलकुलेशन में ये ऐड किया जा चुका है, लेकिन चूंकि ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, इसको इसलिए इसको हम क्या करते हैं, रिवर्स बैक में उल्टा कर देते हैं, मतलब ऐड किया हुआ लेस कर दिए। और ऑपरेटिंग इनफ्लो में क्या आ गया, करेंट एसेट्स डिक्रीज करेगा। जैसे स्टॉक देखो, स्टॉक आपका था 10,000 आपका पिछले साल, और इस साल आपका हो गया 8,000। तो स्टॉक आपका क्या है, करेंट एसेट्स से बच्चों, सबको पता है। 10,000 से स्टॉक कितना हो गया, 8,000 हो गया, तो 2,000 से स्टॉक कम हुआ ना। तो स्टॉक कम होने का मतलब क्या किया, आपने सेल किया होगा तब स्टॉक कम हुआ। तो सेल किया मतलब कि आपके पास पैसा आया, यानी कि इनफ्लो हो गया। तो डिक्रीज इन करेंट एसेट्स क्या होता है, इनफ्लो होता है। एग्जांपल के तौर पे आप स्टॉक याद रखो, स्टॉक 10,000 से 8,000 यानी कि डिक्रीज हुआ। तो स्टॉक जो कम हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि हमने सेल किया तो पैसा क्या आया, आपका आया ना, इनफ्लो हुआ। तो इनफ्लो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। करंट लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा। करंट लायबिलिटीज में जैसे ले लो क्रेडिटर आपका था पिछले साल 10,000 और इस साल था 12,000। क्रेडिटर क्या है, करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर देखो इंक्रीज कर रहा है, मतलब करंट लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। तो करंट लायबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज करने का मतलब, यानी कि क्रेडिटर इंक्रीज करने का मतलब कि आपने पैसा नहीं चुकाया। पहले आपका उधार था 10,000, अब कितना है 12,000। क्रेडिटर को आपने नहीं चुकाया, तभी तो आपका क्रेडिटर बढ़ गया। तो पैसा नहीं चुकाया मतलब पैसा आप अपने पास क्या करके रखे हो, होल्ड करके रखे हो। तो होल्ड करके पैसा रखने का मतलब क्या है, ये भी इनफ्लो है, प्लस हो जाएगा। और इसी का अपोजिट क्या करते हैं, जो ऑपरेटिंग आउटफ्लो होगा उसको माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग आउटफ्लो माइनस कर देंगे। ऑपरेटिंग आउटफ्लो में क्या आ जाएगा, जैसे डिक्रीज इन करेंट एसेट्स था तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। अब यही उल्टा कर दो, स्टॉक जो है आपका 8,000 पिछले साल, 10,000 आपका करेंट ईयर में। तो स्टॉक बढ़ गया ना, स्टॉक बढ़ने का मतलब तुम परचेज किए होगे, परचेज करोगे तो पैसा जाएगा, मतलब आउटफ्लो हो गया, माइनस होगा। तो स्टॉक बढ़ने का मतलब आपका आउटफ्लो हो रहा है, तो करेंट एसेट्स बढ़ने का मतलब आउटफ्लो माइनस हो जाएगा। डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी कम होने का मतलब ये भी आउटफ्लो है। कैसे आउटफ्लो है, देखो आप लोग, क्रेडिटर पहले 10 से 12 था, उल्टा कर देते हैं। क्रेडिटर पिछले साल था 12,000, इस साल हो गया 10,000। तो क्रेडिटर यानी कि करेंट लायबिलिटी घट रहा है, मतलब कि आप चुका दिए पैसा, तो पैसा पेड किए तो आउटफ्लो हो गया, माने माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इनकम टैक्स पेड हो तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये आपका आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट। बस इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने तो नहीं देगा, बस आपको एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देगा, तो फॉर्मेट याद रखोगे तो आप बना सकते हो। डी नंबर में हम लोग क्या करते हैं, पहला तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, जितना भी फिक्स एसेट सेल होता है वो इनफ्लो होगा, या जितना भी आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका सेल होगा वो क्या होगा, इनफ्लो। तो इनफ्लो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
उसी तरह आप ले सकते हो जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ जो भी आपका एक्टिविटी होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, ये आपका इनफ्लो है, प्लस हो जाएगा। डिविडेंड, डिविडेंड अगर आप रिसीव्ड करते हो, मतलब कहीं आप शेयर खरीदे हो, मतलब शेयर में पैसा इन्वेस्ट किए हो, वहाँ से आपको डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, तो ये भी आपका इनफ्लो है, प्लस हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर में लेते हैं हम लोग नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, लोन का सारा एक्टिविटी दिखाते हैं। तो जैसे कि शेयर इशू हुआ, तो शेयर इशू होगा तो पैसा इनफ्लो होगा, प्लस में। शेयर का रिडेम्पशन होता है, जैसे प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का क्या होता है, रिडेम्पशन करते हैं, मतलब पैसा लौटा रहे हैं, तो आउटफ्लो हो जाएगा, माइनस कर देंगे। याद रखना शेयर दो तरह का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। और रिडेम्पशन किसका होता है, प्रेफरेंस शेयर का। इक्विटी शेयर का रिडेम्पशन नहीं होता है, इक्विटी शेयर का बाईबैक करते हैं। पढ़ोगे अगर होगा टाइम, जैसे देखो यहाँ पे हम कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, इसका मतलब कि पैसा आया। अब फिर मान लो क्या किया, कंपनी ने क्या किया, शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा लौटा दिया, तो उसको कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इशू ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है कि इक्विटी शेयर इशू किया गया, पैसा आया। और भाई एक होता है इक्विटी शेयर बाईबैक करना, मतलब कि हम अपना ही खुद का शेयर खरीद रहे हैं, तो पैसा क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाईबैक लिख दो, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर। एक तुम्हारा आ जाएगा डिविडेंड पेड, तो ये भी पेड कर रहे हो तो पैसा आउटफ्लो हो रहा है आपका माइनस में। एक तुम्हारा आ जाएगा क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये भी आउटफ्लो हुआ। और इसमें जगह नहीं है, यहाँ दे देते हैं हम इसी का, इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इशू करो या लोन टेके, ये आपका इनफ्लो है, प्लस हो जाएगा। और लोन रीपेमेंट या रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये आउटफ्लो है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये सारा क्या था, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट है। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन देगा, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन देखे हैं, तो आपका दे देता है कि फॉर्मेट अगर याद रखोगे तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सही बना सकते हो। तो देखो अब इसका आंसर बताओ क्या होगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपका 10,000 था, बेचे 12,000 में। और प्रॉफिट को है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट दिखा दिया गया है, यानी कि प्रॉफिट में ऐड कर दिया गया है। तो प्रॉफिट वाला काम किस में करते हैं हम लोग, प्रॉफिट वाला काम करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ये क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो देखो तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस किसके साथ, नेट प्रॉफिट से माइनस करते हैं। तो ऑप्शन में देखो माइनस वाला कहाँ है, आपका सभी ऑप्शन में माइनस दिया हुआ है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, 2000 विल बी डिडक्टेड एट नेट प्रॉफिट फ्रॉम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये सही स्टेटमेंट है। एंड सोन एज इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये गलत स्टेटमेंट हो गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या जाएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, तो पहला वाला आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेंशन क्या है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लो दिखाता है, एकदम रॉन्ग है। सेकेंड है 2000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिल्कुल सही। एंड सोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम अंडर ऑपरेटिंग, बिल्कुल सही। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही इसको नेट प्रॉफिट में डिडक्ट करते हैं। कौन सा आइटम में दिखाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। एबनॉर्मल चीज़ है, एबनॉर्मल चीज़ आपका क्या होता है, वो इनफ्रीक्वेंट नेचर का होता है, कभी कभी होने वाला होता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम दिखा देंगे। थर्ड वाला क्यों नहीं आएगा, इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिया है इसलिए नहीं। इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया, इसमें भी नहीं होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपका आ जाता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और आपका एक हो जाएगा आपका, इतना ही याद रखो, ये जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेचने पे जो प्रॉफिट है, ये आपका ऑपरेटिंग का पार्ट हो गया, इसको ध्यान में रखना है। सॉरी, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं, इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया। तो चूंकि ये ऑपरेटिंग में माइनस प्लस कर दिया गया प्रॉफिट में, इसलिए हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। आंसर हो गया इसका आपका बी।
अब हम लोग आते हैं 5th नंबर, वेयर डू वी शो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इन फाइनल अकाउंट इफ गिवन इन एडजस्टमेंट। देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है और इसको हम क्यों ओपन करते हैं, इस अकाउंट का हम क्यों यूज़ करते हैं। देखो ध्यान से, जैसे मान लो डेटर है जिसको हमने उधार बेचा है, मान लो 10,000 का, हमारा टोटल डेटर्स हो गया 10,000 का। अब ये 10,000 को हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं, राइट। अब ये डेटर का बैलेंस क्या दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर हमारा जो है डेटर से कितना कलेक्शन हो जाएगा, 10,000 का हो जाएगा। लेकिन क्या गारंटी है कि सभी डेटर आपको पैसा दे दे, कुछ पैसा हो सकता है कि डूब सकता है। तो अगर अगले साल डूबेगा पैसा, मान लो 5% डूबा, तो 10,000 में 5% आपका पैसा डूब गया 500, तो हम ये 500 अगले साल रिकॉर्ड करेंगे कि इसी साल रिकॉर्ड करेंगे, ये मेन आपका कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है। तो देखो जिस ईयर में आपका सेल हुआ, आपको उससे रिलेटेड एक्सपेंस को उसी ईयर में रिकॉर्ड करना है। इसको हम लोग कहते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट, सॉरी मैचिंग कॉन्सेप्ट ले लो, मैचिंग कॉन्सेप्ट ले लो, ठीक है, या एक्रूवल कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो। मतलब जिस ईयर में आपका सेल तो हुआ इस साल और पैसा डूब रहा है अगले साल, तो अब अगले साल अकाउंट्स में अगर रिकॉर्ड करते हो तो फिर आप तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहे हो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपका कहता है, जैसे एक्रूवल कॉन्सेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस ईयर में रेवेन्यू जनरेट हुआ है उससे रिलेटेड एक्सपेंस को उसी ईयर में रिकॉर्ड करें। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी पैसा डूबा नहीं है, लेकिन हम अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा पैसा क्या होगा, अगले साल डूबेगा। लेकिन वो चूँकि इस साल का सेल है, तो ये जो खर्चा हो रहा है वो इसी साल के सेल का है, तो इस साल का जो भी सेल हुआ उससे रिलेटेड खर्चा हम उसी साल दिखाएंगे। इसलिए प्रोविज़न फॉर बैड डेट हम लोग क्या करते हैं, इसी साल रिकॉर्ड करते हैं। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स का अगर मान लो उसको रिकॉग्नाइज करते हो तो एक जनरल एंट्री पास करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और इसको हम अकाउंट्स बुक में दिखाते हैं डेटर से माइनस करके। अब मान लो 5% है तो 5%, ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड चला जाता है, और फिर बाद में बैलेंस शीट बनाते हैं तो डेटर में ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल सही, और डेटर से डिडक्ट करते हैं बैलेंस शीट में बिल्कुल, यानी कि पहला और दूसरा आंसर होगा, यानी कि बी। एक होता है एक्चुअल बैड डेट्स, मतलब एक्चुअल में आपका पैसा डूबा, ये तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट, तुम अनुमान लगा रहे कि हमारा पैसा इतना डूबने वाला है, जो ही नहीं को उतना डूबे, हो सकता है कि इससे ज़्यादा पैसा डूब जाए, हो सकता है इससे कम पैसा डूबे। लेकिन एक्चुअल बैड डेट्स का सिंपल एंट्री क्या करते हैं, बैड डेट्स टू डेटर। तो ये आपका डायरेक्ट क्या होता है, ये बैड डेट्स सीधे पीएल के डेबिट में दिखा देते हैं, और डेटर में माइनस करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही डेटर से माइनस किया जा चुका है। यानी कि बैलेंस शीट में जो डेटर है उसमें फिर से बैड डेट्स को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से माइनस करके ही दिखाया गया है। तो इसका आंसर होगा बी आपका। चलो नेक्स्ट है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज शोन अंडर द सब हेड डैश ऑफ द बैलेंस शीट एज पर रिवाइज शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, तो वर्टिकल वे में बनता है, वर्टिकल शेप में, ध्यान देना। बैलेंस शीट बन रहा है शॉर्ट फॉर्म में एज पर शेड्यूल 3 या एज कैजुअल आपका हो गया 3। देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो कंपनी में बनाती है, पार्टिकुलर्स, बहुत बड़ा बैलेंस शीट होता है, हम एक छोटा सा समझाने के लिए बना दे रहे हैं। नोट नंबर ले लोगे और अमाउंट आपका एक करेंट ईयर का, और एक कंपैरिजन करने के लिए अमाउंट लेते हैं प्रीवियस ईयर का। सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं फर्स्ट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें क्या क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड होता है पहला। शेयर होल्डर्स फंड में आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल, और एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर उसके बाद आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, और थर्ड हो गया करेंट लायबिलिटीज। इसमें एक और बनता है अदर करेंट लायबिलिटीज का, ठीक है, तो उतना काम का नहीं, बस उतना ध्यान रखो। उसके बाद हम लोग लेते हैं एसेट्स।
एसेट्स में मेन रूप से दो दे दो, एक दे दो नॉन करेंट एसेट्स, इसमें भी आपका टेंजिबल इंटेंजिबल हो जाएगा, और सेकेंड होता है करेंट एसेट्स। तो यहाँ पे हम जानते हैं शेयर कैपिटल में क्या दिखाते हैं, जो शेयर कैपिटल होता है जैसे कि सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या किया जाता है, ध्यान देना, जितना भी रिजर्व, जैसे आपका हो जाएगा जनरल रिजर्व, जिसको हम लोग रेवेन्यू रिजर्व भी कहते हैं, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, प्रॉफिट, प्रॉफिट की पहचान कैसे करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट। तो जितने भी रिजर्व प्रॉफिट है सब प्लस हो जाते हैं, लेकिन अगर लॉस हो तो लॉस क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस मतलब लॉस हो तो इसी हेड में दिखाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, उसको माइनस करके दिखाएंगे। तो वही कह रहा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, लॉस को किस हेड में दिखाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस करके दिखाएंगे। तो इतना तो ऑप्शन में नहीं है, सीधे क्या हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप क्लास 11-12 में पढ़े होंगे तो डीके गोयल में मिलता है। जैसे एक होता है अजर्शन का क्वेश्चन, एक होता है आपका रीजन दिया रहेगा। देखो, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ बिजनेस इंटरवल। बिल्कुल सही। एक ले लो एनपीओ और एक ले लो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बिजनेस जो होता है, एनपीओ किसको कहते हैं, वह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं, अपने मेंबर्स और लोगों को, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना होता है। और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना मोटिव होता है। तो एनपीओ क्या करती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। या ऐसे कर लो, पूरा डिटेल कर देते हैं थोड़ा। एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनता है, तो एक बनता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एक बनता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक बनता है बैलेंस शीट। और इसमें क्या क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बिजनेस है। अगर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड है तो पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। सेकेंड हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, और थर्ड बनेगा बैलेंस शीट। तो एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम है, सेम फीचर है। तो कहने का मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और इक्विवेलेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। और रीजन क्या कर रहा है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल हम लोग रेवेन्यू आइटम को दिखाते हैं। बिल्कुल सही। रेवेन्यू आइटम में आपका क्या आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू आपका इनकम, या रेवेन्यू रिसीट्स दे दो। रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू रिसीट का मतलब जो रेकरिंग नेचर का हो, जो बार बार होने वाला है। जैसे आपका ले लो, रेवेन्यू एक्सपेंस में हर महीने सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, ये सब रेकरिंग नेचर का होता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या हो गया, जैसे सेल हो गया, अगर आप कोचिंग चला रहे हैं तो आपका ट्यूशन फी हो गया, ये सब क्या है, रेकरिंग नेचर का हो गया। और एक होता है आपका कैपिटल नेचर का, जिसमें कैपिटल एक्सपेंस या कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स, ये होता है आपका नॉन रेकरिंग नेचर का, नॉन रेकरिंग नेचर का। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा, जैसे बिल्डिंग परचेज करना, और कैपिटल रिसीप्ट में क्या आ गया, जैसे लोन लेना। तो ये सब नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। तो बिल्कुल सही। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू नेचर वाला आइटम ही सिर्फ दिखाते हैं, और कैपिटल नेचर वाला किस में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। कैपिटल नेचर वाला बैलेंस शीट में। तो इनकम, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है, भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए मतलब अजर्शन एंड आर मतलब रीजन। अजर्शन आर दोनों ट्रू है, तो आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, यानी कि रीजन अजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल सही, यही आंसर होगा बच्चों। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि आर लिखा है नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल गलत, ये तो होगा ही नहीं। आंसर ए हो गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्न्ड बाय फाइनेंशियल कंपनी। देखो ध्यान से, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्न्ड बाय फाइनेंशियल कंपनी is shown in statement of profit and loss under the subhead। तो कितने बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ के जल्दबाजी कर देते हैं। इंटरेस्ट देखा तो इसको क्या करेगा,
बिना सोचे समझे मार देगा अदर इनकम में। आप सिंपल समझो, जैसे कि मान लो मैं एक कपड़ा का दुकान चला रहा हूँ, मेरा ये दुकान है क्या चीज़ का, गारमेंट्स ले लो, और हम कहीं पैसा इन्वेस्ट किए, वहाँ से हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमारा कपड़ा बेचने का काम है ना, तो हमारा मेन रेवेन्यू क्या हो गया, सेल हो गया, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। ऑपरेशन से रिलेटेड हमारा काम ही है कि कपड़ा को बेचेंगे, वही ना हमारा रेवेन्यू हो गया। इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, अदर इनकम में आ जाएगा। क्यों अदर इनकम में आएगा, क्योंकि हमारा काम क्या है, इंटरेस्ट कमाना नहीं है, इंटरेस्ट से रिलेटेड काम ही नहीं है, वो तुम अलग से एक्टिविटी किया कि हम पैसा इन्वेस्ट किया, वहाँ से हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तब यहाँ पे इंटरेस्ट आपका अदर इनकम है। उसी तरह डिविडेंड आपको मिल रहा है, अगर कहीं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए हो तो ये भी आपका अदर इनकम में आ जाएगा। लेकिन अगर आप खुद ही काम कर रहे हो, जैसे बैंक हो गया, तो बैंक का काम क्या होता है, बैंक क्या करती है, लोगों को लोन देती है, अब बदले में क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है। तो ये तो इसका क्या हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही हो गया ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, उसका ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो फाइनेंशियल कंपनी, ध्यान देना बच्चों, अगर फाइनेंशियल कंपनी का इंटरेस्ट डिविडेंड देख रहे हो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन अदर देन फाइनेंशियल कंपनी, मतलब फाइनेंशियल कंपनी नहीं होता तब वो अदर इनकम में आ जाता। तो आंसर इसका हो गया ए। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, देखोगे क्या है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट है, एक असर्शन और एक रीजन। असर्शन क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉट ट्रांसफर टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहेंगे, और ये नॉमिनल अकाउंट होता है। और ये कब बनता है, जब फॉर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होता है, पार्टनरशिप फॉर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होता है। और रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे ही पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो रहा है, पार्टनर्स के बीच का अग्रीमेंट चेंज हो रहा है, उसको कहते हैं रिकन्स्टिट्यूशन। तो उसी टाइम आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का एक और रीज़न है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यू रिवाइज अगर करना चाह रहा है पार्टनर्स अग्री है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हम क्या करें, रिवाइज करके देखा है, तो उस केस में प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है। जैसे मान लो फर्नीचर है, फर्नीचर का वैल्यू रिवाइज करोगे तो प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। क्रेडिटर है, क्रेडिटर का वैल्यू रीअसेस करोगे तो हो सकता है कि क्रेडिटर का वैल्यू बढ़ा हुआ हो जाए या क्रेडिटर का वैल्यू डिक्रीज हो जाए। तो आपका जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवाइज करोगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसी को जानने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो जैसे कि आपका एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन एसेट्स, तो लॉस हुआ, डेबिट में दिखा देंगे। और वही एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट हो जाएगा, कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में दिखा देंगे। उसी तरह लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी लॉस होगा डेबिट में, क्योंकि लायबिलिटी आपको ज़्यादा देना है। और लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज होगा, अच्छा एक सेकंड, डिक्रीज इन एसेट दे दो। अगर लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड दिखा देंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स इंक्रीज होगा, मतलब प्रॉफिट, क्रेडिट में दिखा देंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट जिसको हम अभी तक अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करके नहीं दिखाएं। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करोगे तो एसेट्स बढ़ेगा, प्रॉफिट। उसी तरह अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगा, मतलब लॉस। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा, एक होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब डेटर का वैल्यू आपका कम हो रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, डेबिट में। उसके बाद मान लो 2 पार्टनर्स है ए और बी, तो दोनों पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांट देंगे या लॉस को बांट देंगे। तो डेबिट साइड अगर बैलेंस कर रहे हो तो उसको कहते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, उसको हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांट देंगे ए और बी। और के साइड घटेगा तो क्या हो जाएगा, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इसको भी हम बांट देंगे ए और बी, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया। तो कौन से, अब मान लो ए बी ओल्ड पार्टनर है, सी एज ए न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा था। हमेशा याद रखना, एडमिशन के टाइम ओल्ड पार्टनर्स में प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को बांटते हैं, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। आप लोग नोट कर सकते हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में। लेकिन रिटायरमेंट के केस में क्या होता है,
रिटायरमेंट के केस में ऑल पार्टनर्स में बांट देते हैं, तो यही सब थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। रिटायरमेंट के केस में ऑल पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ये सब ध्यान देना है। तो यहाँ पे एजर्शन है प्रॉफिट एंड लॉस और इवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉट ट्रांसफर टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। और रीजन क्या है, प्रॉफिट और लॉस और इवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर बिलोंग्स टू प्री एडमिशन पीरियड, बिल्कुल सही बात है। ये जो प्रॉफिट या लॉस और इवैल्यूएशन है क्या है, एट प्री एडमिशन पीरियड का है, तो दोनों सही है एक दूसरे। और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है तुम्हारा लॉस ड्यू टू फायर इन फैक्ट्री इज रिकॉर्डेड। देखो एक एंट्री देख लो जैसे ध्यान से, गुड्स लॉस्ट बाय फायर मान लो है 5000, तो इसका एंट्री क्या करते हैं, एंट्री करते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है ना, तो गुड्स जा रहा है मतलब परचेज कमेगा, तो परचेज डिक्रीज होगा, तो क्रेडिट में दिखा दो 5000। परचेज अकाउंट जब डेबिट में दिखाने का मतलब कि आपका सामान आपका इंक्रीज हो रहा है, गुड्स इंक्रीज हो रहा है, परचेज इंक्रीज हो रहा है। और जब आप क्या करते हो, इसी सामान में से, खरीदा हुआ सामान में से घटेगा तो परचेज क्रेडिट दिखा दोगे। तो जो सामान जल कर नुकसान हो रहा है तो गुड्स डिक्रीज हो रहा है, परचेज में से घटा के दिखाओगे ना। अब उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जो है वो 3000 का क्लेम लिया, मान लो इंश्योरेंस कंपनी जो है 3000 का क्लेम लिया, तब देखो क्या एंट्री करते हैं, इस लॉस बाय फायर के जगह कौन सा अकाउंट यूज़ कर लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, और नहीं तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, डेबिट 3000। और 5000 का आपका था, 3000 आपका क्या हो गया, ये आपका क्लेम आ गया, तो लॉस कितने का हो गया, 2000 का। तो लॉस को हम दिखाते हैं फाइनली पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड, कितना, 2000। अब ये लॉस बाय फायर आपका राइट ऑफ हो जाएगा, तो डेबिट से कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में, क्योंकि इसके जगह पे तो हम ये दो अकाउंट यूज कर ही रहे हैं, तो इसको राइट ऑफ कर दो, लॉस है, टेम्पोररी नेचर का है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो यहाँ तो 3000 का क्लेम मिला, अगर क्लेम नहीं है तो पूरा का पूरा 5000 आपका लॉस है, पूरा का पूरा पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। तो आंसर क्या होगा, लॉस ड्यू टू फायर इन फैक्ट्री कौन से अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम लोग टेम्प्रोरी अकाउंट को दिखाते हैं। टेम्प्रोरी अकाउंट कौन सा अकाउंट हो सकता है, जो नॉमिनल अकाउंट होता है, जो नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे देखो सैलरी पेड किए तो एंट्री क्या करते थे हम लोग, 11th याद है ना, सैलरी टू कैश। तो अभी देख रहे हो सैलरी डेबिट में, फिर उसको पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, सैलरी यहाँ डेबिट साइड क्रेडिट, तो पीएनएल टू सैलरी। अब सैलरी का तुम अगर लेजर बनाओगे तो डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया, क्लोज हो गया ना, तो एक साल में इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब कुछ जैसे बकाया रह गया वो आउटस्टैंडिंग में चला जाता है, तो ये सब टेम्प्रोरी अकाउंट है। तो टेम्प्रोरी अकाउंट आपका क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट जनरली होता है, पीएल अकाउंट। बैलेंस शीट में जो भी आइटम दिखाते हैं जैसे कैपिटल, डेटर, फिक्स एसेट्स, ये सब क्या है आपका पर्सनल और रियल अकाउंट वाला जाता है, पर्सनल अकाउंट वाला और रियल अकाउंट वाला जाता है। तो पर्सनल और रियल अकाउंट वाले जो भी आइटम है वो परमानेंट अकाउंट कहे जाते हैं। कौन सा अकाउंट, परमानेंट। तो बैलेंस शीट में जो भी हम देखते हैं वो परमानेंट अकाउंट वाले होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आइटम देखते हैं वो क्या होते हैं, टेम्प्रोरी नेचर वाले होते हैं, मतलब नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फैक्ट्री अकाउंट तो यूज ही नहीं होगा। आपका क्या कहते हैं, बैलेंस शीट में भी नहीं, इंश्योरेंस कंपनी तो है ही नहीं, क्लेम का कुछ मेंशन ही नहीं, लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं। तो ये था आपका इस बैच का, इस कोर्स का पहला लेक्चर। तो बच्चों आप लोग पढ़ाई करो, क्योंकि नौकरी की बात है, मेहनत करो। तो जितना हमने पढ़ाया उसको आप लोग अच्छे से देखो। सीधा सीधी हमारा सिलेबस है, क्लास 11 से लेकर बीकॉम पार्ट 3 तक आपने जो भी पढ़ा है वो आपका 50 मार्क्स में कवर होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं एक दिन में। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू। आप लोग फीडबैक ज़रूर कमेंट में देना अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो। और जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं कोचिंग में, वो लोग भी अपना फीडबैक दे सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे भी आप लोग फीडबैक दे सकते हो। थैंक यू बच्चों।